हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। आइए क्लास 11th में न्यूमेरिकल की सीरीज में आज 3.16 करेंगे। चित्र में ए से डी तक के ग्राफों को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा ग्राफ एक विमीय गति को संभवतः नहीं दर्शा सकता। ठीक है, तो आप देखिए 1 2 3 4 चित्र आपके सामने है। चित्र ए में देखिए, चित्र ए को आप जो ध्यान से देखिए तो क्या दिख रहा है आपको। ये समय का अक्ष है और ये विस्थापन का अक्ष है। तो समय के साथ देखिए जो विस्थापन है इसका समय एक ही समय पर कण की दो स्थितियां बन रही है। एक ही समय पर कण की दो स्थितियां बन रही है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, सेम समय में। तो इसलिए ये संभव नहीं है। एक समय में कण की दो स्थितियां बन ही नहीं सकती, कण की एक ही स्थिति बनेगी। ठीक है, यानी कि कण एक समय में एक ही जगह रहेगा, दो जगह नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये पहला वाला असंभव है। तो जब स्थिति ही असंभव है तो फिर ग्राफ एक विमीय गति को दर्शाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये लिखा गया आपका आंसर में। अब दूसरे पर विचार करिए। दूसरे पर भी जो है एक ही समय में कण का दो वेग प्रदर्शित कर रहा है, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। देखिए ये इधर पॉजिटिव एक्सिस है, ऊपर पॉजिटिव एक्सिस है। ठीक है, इधर निगेटिव एक्सिस है, नीचे निगेटिव एक्सिस होता है। ठीक है, अब देखिए कण का जो वेग है वो जो है इस तरह से दर्शा रहा है, यानी कि एक ही समय में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अक्ष पर दर्शा रहा है। देखिए धनात्मक अक्ष पर भी है, ऋणात्मक अक्ष पर भी है, धनात्मक अक्ष पर भी है, ऋणात्मक अक्ष पर भी है, जो क्या है असंभव है। भाई एक कण एक ही समय में दो वेग प्रदर्शित कैसे कर सकता है, धनात्मक अक्ष पे भी और ऋणात्मक अक्ष पे भी कैसे कर सकता है। भाई एक समय में एक ही अक्ष पे करेगा ना, तो इसका मतलब कि ये भी क्या है, असंभव है। तो जब ये स्थिति ही असंभव है तो एक विमीय गति होने का सवाल ही नहीं होता। ठीक है, यानी कि एक विमीय गति को नहीं दर्शाता। ठीक है, और ये सी देखिए, सी में आप जो है समय और वेग में ये ग्राफ है। तो देखिए वेग को नीचे की तरफ भी दिखाया गया। ये देखिए नीचे वाला पोर्शन देखिए और इधर वाला पोर्शन देखिए। तो यहाँ जो है अगर ये मूल बिंदु है तो मूल बिंदु से दाहिने तो धनात्मक होगा, ऊपर धनात्मक होगा, लेकिन नीचे ऋणात्मक और इधर भी ऋणात्मक। तो इसका मतलब कि वेग को क्या दिखाया गया, ऋणात्मक भी दिखाया गया है, और वेग को ऋणात्मक कभी दिखा नहीं सकते। ये भी स्थिति क्या है, असंभव है। इसका मतलब कि ये भी एक विमीय गति को प्रदर्शित नहीं करता। अब आइए नेक्स्ट है डी। डी में आप देख लीजिए, ये लंबाई और समय में ग्राफ है। ये देखिए एल लिखा हुआ है, यानी कि लंबाई और समय में ग्राफ है। तो अब देखिए लंबाई कभी बढ़ रही है तो कभी घट रही है, यानी पथ की लंबाई कभी बढ़ रही है तो कभी घट रही है। और ये भी जो है बिल्कुल असंभव है। मान लीजिए कि आप लोगों में से अगर कोई जो है मूव कर रहा है, चल रहा है, तो क्या कोई ऐसे चलता है क्या कि जो थोड़ा सा आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। इस तरह से कोई नहीं चलता है तो कंटिन्यूअसली चलता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये भी स्थिति क्या है, असंभव है। पथ की लंबाई कभी बढ़ रही है तो कभी घट रही है, ये असंभव है। तो जब ये स्थिति ही असंभव है तो इसका मतलब कि एक विमीय गति को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो यानी कि चारों सिचुएशंस में एक विमीय गति संभवतः नहीं है। ठीक है, यानी कि असंभव नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में किसी कण की एक विमीय गति xt ग्राफ दिखाया गया। xt ग्राफ मतलब विस्थापन समय में ग्राफ दिखाया गया है। ग्राफ से क्या यह कहना ठीक होगा कि यह कण t इज लेस देन 0 के लिए किसी सरल रेखा में और t इज ग्रेटर देन 0 के लिए किसी परवलयी पथ में गति करता है? यदि नहीं तो ग्राफ के संगत किसी उचित भौतिक संदर्भ का सुझाव दीजिए। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ही है ये, एक तरह से समझिएगा ध्यान से। ये आपका ग्राफ है, आप देख लीजिए, इस पे समय को दिखाया गया है और इस एक्सिस पे विस्थापन को दिखाया गया है। ठीक है, तो अब जो है ग्राफ आपका क्या कहता है, ये देखिए ग्राफ आपका ऐसे आ रहा है और यहां से इस एक्सिस पे जा रहा है। तो इसका मतलब कि 0 से जब हम लेफ्ट में जाएंगे तो ये समय का अक्ष है, तो 0 से लेफ्ट में जाएंगे तो समय किस में होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब कि 0 से क्या होगा, कम होगा। और जब इधर राइट में जाएंगे तो ये हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि t इज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, स्थिति बनेगी। अब जो है आपसे ये पूछ रहा है कि क्या t इज लेस देन पे यह एक सरल रेखा में होगा, तो बिल्कुल ये तो पहली बात की संभव ही नहीं है। ठीक है, क्या जो है t इज लेस देन 0 पे के लिए जो है कण का क्या होगा, विराम अवस्था में होगा, क्योंकि टाइम निगेटिव में हो ही नहीं सकता। ठीक है, टाइम जो है 0 से छोटा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब कि कण क्या है, विराम अवस्था में, चल नहीं रहा है। ठीक है, तो जब कण विराम अवस्था में है तो इसका मतलब कण की स्थिति जो होगी x इज इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी।
तो ये अब जो है ऐसे ही इस पे विचार करिए, t इज ग्रेटर देन 0 पे क्या है भाई, तो t इज ग्रेटर देन 0 के लिए जो है xt जो ग्राफ है वो परवलय का है, देख रहे हैं। यह तभी संभव होगा कि जब कोई कण समान त्वरण से गतिमान हो, ठीक है। ये जो है परवलय तो बिल्कुल बन रहा है, किसके लिए बन रहा है, t इज ग्रेटर देन 0 के लिए बन रहा है, लेकिन ये तभी संभव है कि जब कण का जो है एक समान त्वरण हो, ठीक है। अब जो है अब कैसे इसको यहाँ पे दिखाया गया, देखिए x इज इक्वल टू, आप जो है गति का द्वितीय समीकरण ले लीजिए, यस लिखते थे यहाँ पे x लिखेंगे क्योंकि आपने विस्थापन x लिया है, तो x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर होता है। अब चूंकि कण जो है विराम अवस्था में है तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्य, यानी कि प्रारंभिक वेग शून्य हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे शून्य रखेंगे तो x इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर होगा। तो अब देखिए ये परवलय का समीकरण है, ठीक है। अब परवलय का समीकरण है तो यह कहना भी सत्य नहीं है कि t इज लेस देन पर कण जो है एक सरल रेखा में होगा। t इज लेस देन पर तो पहली बात की ये कण विरामावस्था में है, लेकिन ये भी कहना सत्य नहीं है कि ये सरल रेखा में होगा, ठीक है। क्योंकि t इज लेस देन पर कण क्या है, स्थिर है, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि t इज ग्रेटर देन पे आप विचार करिए, t इज ग्रेटर देन 0 पे विचार करिए, तो t इज ग्रेटर देन 0 पे विचार करेंगे तो 100% जो है ये नहीं कह सकते कि ये परवलयाकार पथ पे होगा, ये तभी कहेंगे कि जब उसका त्वरण क्या होगा, एक समान होगा, ठीक है। अब आपसे एक चीज पूछा जा रहा है कि कोई भौतिक संदर्भ का उचित सुझाव दीजिए, तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये कैसा, मतलब इसका कोई उदाहरण आप दे दीजिए, ठीक है, उदाहरण एग्जाम्पल दैनिक जीवन में। तो भौतिक संदर्भ में आप यही लिखेंगे कि यह ग्राफ जो है वह किसी पहाड़ी से किसी पत्थर के टुकड़े को अगर आप फेंकते हैं और वह मुक्त रूप से अगर गिरता है तो उसकी गति को दर्शाता है, ठीक है, यानी कि ये ग्राफ आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया भौतिक संदर्भ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.18। किसी राजमार्ग पर पुलिस की कोई गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और यह उसी दिशा में 192 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही किसी चोर की कार पर गोली चलाती है। यदि गोली की नाल मुखी चाल 150 मीटर पर सेकंड हो तो चोर की कार को गोली किस चाल के साथ आघात करेगी। क्वेश्चन को समझिएगा। पहले कह रहा है कि कोई राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर पुलिस की गाड़ी चल रही है। पुलिस की गाड़ी कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे, सीधा जो है मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग पे गाड़ी चल रही है पुलिस की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कह रहा है कि ठीक उसी दिशा में 192 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर की गाड़ी चल रही है, मतलब कार में चोर सवार हैं जो भाग रहे हैं, तो उसी दिशा में वो भी चल रहे हैं। और ऐसा समझिए कि उस चोर की गाड़ी को जो है पुलिस की गाड़ी पीछा कर रही है, ठीक है। तो इनकी चोर की गाड़ी का स्पीड बहुत ज्यादा है, 192 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो और पीछे से जो है चोर की कार पर पुलिस वाले गोली चलाते हैं। तो भाई अब आगे जो है चोर की कार चल रही है और पीछे जो है पुलिस की गाड़ी चल रही है। पुलिस जो है पीछे से गोली चलाती है। तो भाई गोली जब चलेगा तो नालमुखी कह रहा है कि नालमुखी चाल जो है, गोली की नालमुखी चाल 150 मीटर पर सेकंड है। जैसे मान लीजिए कि यही बंदूक है, यहां से गोली निकलेगी तो ये इसका आगे वाला जो पोर्शन होगा और नालमुखी होगा, और यहां से जो गोली निकल रही है तो वही नालमुखी चाल कह रहा है, ठीक है। यानी गोली की चाल 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसमें से गोली निकल रही है। तो भाई चोर की गाड़ी आगे है, यहां से गोली निकल रही है, तो और गाड़ी और साथ में जिस पर से गोली चलाया जा रहा है तो गाड़ी भी चल रही है, ठीक है। तो अब आइए देख लेते हैं, पहले तो लिखते हैं, सब कुछ लिखा जाए पहले। यानी पुलिस की गाड़ी का वेग क्या होगा, नोटेशन हमने बनाया VP, यानी कि वेग ऑफ मतलब पुलिस की गाड़ी P लिखा है, तो VP कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है आपका। इसको जो है मीटर पर सेकंड में आप बदल लेंगे, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए बताया गया था आप लोगों को, 5/18 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब चोर की कार का जो वेग है उसको लिखिए। तो चोर की कार का वेग क्या है, VT से, यानी कि VT मतलब ठीक है। तो 192 किलोमीटर पर घंटा, इसको भी किस में बदल लीजिए, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, काटेंगे तो ये शॉर्ट करेंगे तो 160/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब जो है जो ये पुलिस जो है जिस वेग से अपनी गाड़ी चला रही है, ठीक है, तो VP वेग से चलती हुई पुलिस की गाड़ी से गोली चलाई जा रही है, ये अभी हमने कहा, तो ये चीज लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है।
तो गोली का प्रभावी वेग क्या हो जाएगा? तो गोली का जो प्रभावी वेग होगा उसको हमने VB से दिखाया है, ठीक है। तो गोली का जो प्रभावी वेग होगा, तो भाई बंदूक जो है पुलिस की गाड़ी के साथ चल रही है और उसमें से गोली निकल रहा है, तो इसका मतलब दोनों का वेग जुड़ेगा। तो किसका वेग? पुलिस की गाड़ी का वेग और प्लस नालमुखी जो चाल है गोली का, वो दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो गोली का प्रभावी वेग निकलेगा। तो अब देखिए VP प्लस क्या होगा? VM। VM क्या है? तो VM जो है गोली की नालमुखी चाल है, इसका नोटेशन है ये, ठीक है। अब आइए जो है VP की वैल्यू आप यहां से रख दीजिए। VP की वैल्यू आपकी है 25/3 और VM की वैल्यू नालमुखी चाल आपका दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकंड। अब दोनों को अगर सॉल्व करेंगे आप लोग LCM लेकर के, तो सिंपल है मैथ, आप 475 क्या आएगा? 3 आएगा मीटर पर सेकंड आएगा। तो ये क्या निकल गया? आपका गोली की प्रभावी वेग निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद से यदि गोली का चोर की कार के सापेक्ष वेग, भाई दोनों चल रहे हैं ना, चोर की कार भी चल रही है और जो है पुलिस की गाड़ी भी चल रही है, तो हम क्या निकालेंगे? सापेक्ष वेग निकाला जाएगा वहां पे, ठीक है। जब दो वस्तु गतिमान हो तो वहां पर अगर निकाला जाएगा वेग, तो सापेक्ष वेग निकाले जाते हैं, एक से रिलेटेड दूसरे का, ठीक है। तो अब जो है यहां पर गोली का चोर की कार के सापेक्ष आपेक्षिक वेग क्या होगा? VT होगा, ठीक है। VT से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखिए गोली का प्रभावी वेग और प्लस थिप का, भाई गोली निकल रही है, गोली निकल गई, ठीक है। और किसको भेदेगी भाई? किसको आघात करेगी? तो चोर की कार को। तो अब यहाँ पे दो ही फैक्टर बचे, एक तो गोली निकल चुकी है, वो मूव कर रही है। अब जो है पुलिस की गाड़ी से कोई मतलब नहीं है, गोली निकल चुकी है और कार सामने टारगेट है, तो दो ही होंगे। तो यानी कि लिखेंगे गोली का जो है चोर की कार के सापेक्ष आपेक्षिक वेग, तो VT से डिनोट करेंगे। VT इक्वल टू क्या आ जाएगा? बताया गया था VBT, ठीक है। तो VBT का मतलब VB और माइनस VT, VB माइनस VT। तो VB क्या है भाई? आपका गोली का प्रभावी वेग है, तो गोली का प्रभावी वेग 475/3 आया है। और VT क्या है? तो थिप जो है यानी कि थिप का यानी कि चोर के कार का वेग है, जो 160/3 आया है। तो आप 475/3 माइनस 160/3 करेंगे, ऊपर का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हर बराबर है, तो सिंपल है बिल्कुल, आ जाएगा 105 मीटर पर सेकेंड। तो जो मतलब कि किस चाल से जो है कार को चोर की कार को आघात करेगा, तो 105 मीटर पर सेकेंड की चाल से आघात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं 3.19। निम्न चित्र में दिखाया गया प्रत्येक ग्राफ के लिए किसी उचित भौतिक स्थिति का सुझाव दीजिए। अब देखिए 3 आपके सामने ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। पहला ग्राफ एनालिसिस करते हैं कि क्या कह रहा है पहला ग्राफ। तो सबसे पहले कोई भी ग्राफ हो आप देखेंगे कि किसके बीच में खींचा गया है। तो ये देखिए इस पे समय अक्ष को दिखाया गया है और इस पर विस्थापन को दिखाया गया है, ठीक है। तो यानी कि ये विस्थापन और समय में क्या है? ग्राफ है, ठीक है। ये डिसाइड हो गया। अब उसके बाद से ग्राफ को पढ़िए, ठीक है। ये देखिए आपका जो है यहां से स्टार्ट हुआ है चलना, मतलब तो अब देखिए अब यहां से स्थिति को दिखा रहा है। मान लीजिए कि कोई कण है, यहां पर है, तो अब यहां पर है कोई कण, ठीक है। तो अब देखिए यहां से ये टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम एक्सिस पे बढ़ रहा है यहां तक, लेकिन अब विस्थापन पे तो नहीं बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब कि वह वस्तु जहां है वहीं पर है, विराम अवस्था में है। तो स्टार्टिंग में अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु है यहाँ पर, तो वो शुरू में क्या है? विरामावस्था में है, और फिर उसका वेग एक समान वेग से क्या हो गया, मतलब उसमें विस्थापन होने लगा, ठीक है। तो ये कहेंगे, ठीक है, लिखेंगे कैसे कि जो दिया गया एक्सटी ग्राफ है यह प्रदर्शित करता है कि प्रारंभ में अर्थात t बराबर 0 पर कोई गेंद क्या है? विराम अवस्था में है, या अगर वस्तु ले रहा है तो वस्तु क्या है? विराम अवस्था में है। फिर इसके बाद गेंद नियत वेग प्राप्त करता है। देख लीजिए आप, एक नियत वेग से चल रहा है। भाई जब हम विस्थापन और समय ग्राफ खींचते हैं तो जो हमारा ढाल मिलता है उस पर क्या मिलता है? वेग मिलता है। तो अब देख लीजिए यहाँ से नियत वेग से क्या हो रहा है, ये जो है नियत वेग प्राप्त कर लेता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ से क्या हो रहा है, फिर ये इसका वेग घट रहा है, ठीक है। और घटते घटते और दिशा भी बदल रही है। देखिए पहले इस दिशा में जा रहा था, अब देखिए इस दिशा में आ रहा है, ठीक है, वस्तु या कण। तो दिशा भी बदल रहा है, और दिशा के साथ अंत में आप देख लीजिए ये समय के साथ क्या हो रहा है, ये विस्थापन में कमी आ रही है, मतलब कि ये घट रहा है, ठीक है। घटते घटते एक समय आ रहा है कि यहाँ आइए, और यहाँ से जो सीधा ये लाइन दिखा रहा है, ये लाइन सीधा दिखा रहा है, तो ये सीधा ये दिखा रहा है कि यहाँ पर वस्तु का वेग क्या हो गया, फिर 0 हो गया।
तो इसका मतलब स्टार्टिंग में क्या है कि वस्तु जो है विराम अवस्था में है, या कह सकते हैं गेंद विराम अवस्था में है, और बाद में वो क्या कर रहा है, नियत वेग प्राप्त कर रहा है, और फिर जो अपना दिशा बदल रहा है, और दिशा बदलने के बाद क्या कर रहा है, फिर उसका वेग शून्य हो जा रहा है। तो पहला ये कह रहा है, ठीक है। दूसरे के बारे में अगर आप लिखेंगे तो दूसरा क्या कह रहा है भाई, ये किसके बीच में, पहले आप देखें किसके बीच में ग्राफ खींचा गया, तो समय और वेग के बीच में ग्राफ खींचा गया। देखिए यहाँ पर टी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको पढ़िए, ये क्या प्रदर्शित करता है, तो सिंपल है लिखना कि दिया गया वीटी ग्राफ जो है यह प्रदर्शित करता है कि गेंद की दिशा बार बार बदल रही है। भाई अगर कोई गेंद है या वस्तु है तो उसकी दिशा क्या हो रही है, बार बार बदल रही है, बार बार बदल रही है, ठीक है। तो बार बार बदल रही है और प्रत्येक बार वह कुछ न कुछ वेग क्या कर रही है, खो दे रही है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो ये देखिए ये वाला जो लाइन है वो एकदम बड़ा है, तो यानी कि ये जो है वेग ज्यादा है, ये वेग क्या है, उससे कम हो गया, उससे कम हो गया, उससे कम हो गया, उससे कम हो गया, सबसे कम हो गया। और हर बार जो है दिशा तो बदल रही है, और दिशा बदलने के साथ साथ क्या हो रहा है, हर बार अपना कुछ न कुछ वेग वो खो देती है, ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरे के बारे में पढ़िए क्या कह रहा है। तो पहले तो डिसाइड करेंगे कि जो है ये किसके किसके बीच में ग्राफ है, तो समय और त्वरण के बीच में ग्राफ है। देख लीजिए ए है और टी है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे ऐसे ही कि दिया गया है एटी ग्राफ, ठीक है। एटी ग्राफ से यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभ में वस्तु का त्वरण शून्य है। आप देख सकते हैं प्रारंभ में, देखिए यहां से आरंभ हुआ है 0 से, यानी कि ये पोजीशन आपका क्या है, 0 है, तो 0 से स्टार्ट हुआ है। तो ये देखिए प्रारंभ में सिर्फ समय बढ़ रहा है, और ये त्वरण वाले अक्ष पे नहीं जा रहा है, यानी कि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक तो प्रारंभ में क्या है, त्वरण शून्य है, और फिर क्या हो रहा है, कुछ समय बाद इसका त्वरण बढ़ता है। देख लीजिए बढ़ गया, और बढ़ते बढ़ते फिर कुछ समय के बाद क्या हो रहा है, घट रहा है, घटते घटते यानी घटने का मतलब मंदन होने लगा, और मंदन होते 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 क्या हो गया, शून्य हो गया। यहाँ पर शून्य हो गया, यानी कि त्वरण लास्ट में क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो अब इसका एक साथ अगर आपको आंसर लिखना होगा तो यह ग्राफ जो है यह प्रदर्शित करता है कि वस्तु का या जो है किसी गेंद का प्रारंभ में त्वरण शून्य है, और फिर जो है बढ़ता है, फिर मंदन होता है, मंदन होते होते अंत में क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये पूरा इसका टोटल आंसर हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि 100% वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, और पूरी एनर्जी से पढ़ाई करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।